आरबीआई का फैसला अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा मांग थी या ज़रूरत थी उसे पूरा करने में कितना सफल हो पाएगा, या फिर आरबीआई क्यों, सरकार भी तो है, 2 महीने बाद बजट पेश होने वाला है, वहां से भी तो कुछ कदम उठाने चाहिए। ये कदम क्या होने चाहिए, इस चर्चा में इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी साहब। इससे कुछ हफ्ते पहले आपके साथ जुड़े थे और हम लोग अर्थव्यवस्था के हालात पे चर्चा कर रहे थे। मुद्दा था जीडीपी का। उस वक्त आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जिस पर मैंने काफ़ी मंथन भी किया था। आपने कहा था कि आपके 40 साल के करियर में, इंडस्ट्री में जब से आप हैं, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का ग्रोथ निगेटिव में चला गया है। तो मैं इस पर काफ़ी सोचा और मुझे लगा नहीं, कम से कम यहाँ तो ब्याज दरें घटनी चाहिए, और आपने उस टाइम इसकी वकालत भी की थी। तो जब ये पॉलिसी आई तो थोड़ी सी निराशा मिली आपको? मैं तो बहुत ही नाराज हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इन्फ्लेशन के ऊपर जो जोर दिया हुआ है वो आरबीआई की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, और उनको उसके ऊपर न इंतजार करेंगे तो गलत होगा, और जरूर करना है। लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात चल रही है, वो हायर इंटरेस्ट रेट रखने से मुझे नहीं लगता है कि फूड के प्राइसेस के ऊपर कोई काबू आ सकती है, क्योंकि सप्लाई इशू है, उसके कारण फूड इन्फ्लेशन हो रहा है। और आज की तारीख में इसको हायर इंटरेस्ट रेट रख के मुझे नहीं लगता है कि फूड इन्फ्लेशन के ऊपर आप काबू ला सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त है। मेरे 40 साल के अनुभव में मैं नहीं देखा कि ग्रोथ ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग नेगेटिव हुआ है। ये कभी नहीं हुआ है, मेरे पूरे 40 साल के अनुभव के से मैं कह सकता हूं। तो मेरे अंदाज से ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण है, और लोगों को उसको काफी नेगेटिव इफेक्ट के कारण अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में नहीं होगा। जो मिडिल लेवल हाउसिंग है और लग्जरी हाउसिंग है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1-2% के जो ब्याज के कारण कोई ऐसे नहीं है कि वो बोरोइंग नहीं करेंगे या कम बोरो करेंगे। तो मेरे अंदाज से हम जो अपेक्षा रख रहे थे कि कुछ राहत आरबीआई कर देगी, वो करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात कही है, वो क्रेडिट रिजर्व रेशियो के बारे में जो किया है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ा दी है, वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए बैंकों को इजी पड़ जाएगा कि क्योंकि डिपॉजिट्स में कोई चैलेंज आ रही थी, और बैंक्स को कलेक्शन करने में, क्योंकि काफी लोग जनरल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में वगैरह, डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए जो डिपॉजिट अवेलेबिलिटी बैंक में है वो चैलेंजेस है, और उसके कारण भी उनका ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहा था बैंकों के लिए। तो इसलिए सीएआरआर का जो इंक्रीज किया है वो जरूर क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से सही किया है, और हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन जो रिजर्व बैंक ने ब्याज के ऊपर जो स्थिरता रखी है, वो आई थिंक इट इज ओवरऑल नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी, और शायद हमें कुछ करना चाहिए जनवरी के समय पर, और बजट के अंदर भी कुछ राहत देनी पड़ेगी कि ये पॉलिसी के अंदर कैसे ये बेनिफिट मिल जाए। तो हीरानंदानी साहब, मैं आपके पास 2 सवाल लेकर के आ रहा हूं, दोनों अलग अलग जवाब। पहला का जवाब दे देंगे तब फिर दूसरे पे आऊँगा। पहला सवाल तो ये कि जब इन्होंने रेट कट नहीं किया तो 2 डेटा रखा, और इसके बाद लोगों की उम्मीदें जगी है। एक डेटा रखा इन्होंने कि Q1 के से लेकर के, या फिर कहें कि अगले साल Q2 से थोड़ा सा ग्रोथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसके संकेत आपको Q3 Q4 में मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब Q3 Q4 के आंकड़े आपके पास आ जाएंगे पॉजिटिव, तो शायद फरवरी में रेट कट की गुंजाइश यहाँ पे बनती है। दूसरा उन्होंने रखा महंगाई का अनुमान रिजर्व बैंक की तरफ से, वहाँ से भी ऐसा लग रहा है Q3 Q4 के बाद महंगाई भी काबू में आता हुआ दिखेगा। तो जब ये दिखना शुरू हो जाएगा तो फरवरी में रेट कट के लिए एक आधार बन जाएगा। तो हीरानंदानी साहब, ये फरवरी में उम्मीद आप रखेंगे, और रखेंगे तो अगर कुछ बता सकें कितना आपको लगता है कि हो जाना चाहिए रेट कट, ताकि होम बायर ही नहीं, इंडस्ट्री को राहत मिले इससे? मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऑलरेडी जो आंकड़े दिख रहे हैं कि Q2 जीडीपी ग्रोथ तो 5.4% रहा था, उसको बढ़ाने के लिए आपको रेट कट करने की आवश्यकता थी। आप जब तक आप रेट कट नहीं करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी आप 7% वापस नहीं ला सकते।
आपको ये राहत देने की जरूरत है, बिकॉज हायर रेट इंटरेस्ट आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, कॉस्ट ऑफ मनी तो बढ़ा रहा है। तो जितने भी हम बोरोइंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गया है और बढ़ा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रा इंडिकेटिव। तो वाइल सीआरआर रेशियो को बदलाव करने से फायदा हुआ है और बैंकों के पास पैसे ज्यादा आए हैं विच दे कैन डू लेंडिंग इन द मार्केट, लेकिन ब्याज कम नहीं करने से यू आर एक्चुअली चैलेंजिंग द मार्केट। और जो जीडीपी ग्रोथ हम 7.558% ला सकते थे, आप ब्याज कम करके आप ये लेके आ सकते थे, जो आपने नहीं किया। और आप इन्फ्लेशन फूड के हिसाब से कंट्रोल करते हैं तो वो कंटिन्यू भी हो सकता है। एक और एग्रीकल्चर सही नहीं रहा तो आपको फिर भी आप रेट कट नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, इनको रेट कट करने की बहुत ही आवश्यकता है। रेट कट इज हाईली रिकमेंडेड। अफोर्डेबल हाउसिंग को आपको फिर जुड़ाना है, नहीं तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में भी अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है, लेकिन वो रेट कट साथ में संभव था और 1.5% जो राहत देने वाले थे, तो इट वुड हैव ब्रॉट डाउन द ईएमआई कॉस्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू टू बी अ हिट और नेगेटिव हो सकता है, एंड ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली कम हो सकता है क्योंकि यू हैव नॉट डन द रेट कट। सो आई एम नॉट इन अग्रीमेंट विद द व्यूज that we should not have done a rate cut. Rate cut was very, very, very necessary just now to give a boost to the economy. बिल्कुल। हिरानंदानी साहब, चूंकि आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रोथ, अफोर्डेबल हाउसिंग का ग्रोथ, और हर बजट में मैं देखता रहा हूं कि सरकार का फोकस वहां पे काफ़ी ज़्यादा रहा है, चूंकि काफ़ी निचले तबके के मिडिल क्लास के लोगों को प्रभावित करता है। तो सिर्फ हाउसिंग ही नहीं, वैसे मैं आपसे पूछूं कि इस बार के बजट से क्या उम्मीद आप रखेंगे? जो जीएसटी की ग्रोथ हम देख रहे हैं और ओवरऑल कंट्रोल हुआ है, कलेक्शन के ऊपर काफी जुड़ा हुआ है, 25% ग्रोथ आज दिख रही है। ओवरऑल जो जीएसटी की बनी थी, टारगेट थी, और उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बन गई है। तो मेरे अंदाज से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिविजुअल टैक्सेस के ऊपर कुछ राहत दे सकते हैं। जो इंडिविजुअल टैक्स रेट है वो काफी ज्यादा है और 37-38% तक आ गया है, और कंपनीज और कॉर्पोरेट्स के जो टैक्स रेट है वो 25% है। तो मेरे अंदाज से इसको शायद कुछ मिलाने के लिए कुछ राहत दे सकते हैं और एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि इंडिविजुअल जो लोग हैं, बहुत कम लोग ये टैक्स भरते हैं, इतने हाई रेट के जो टैक्सेस टैक्सेबल है, मेरे अंदाज से ओवरऑल टैक्स रेट कम कर सकते हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ income tax rate cut in the next budget that is expected. Already जो corporate rate है वो 25% है, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल लोन्स 36-37% है। तो मुझे लगता है कि इसको कुछ कम ज्यादा करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी और ये शायद ये बजट में वो कर पाएगी। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही वो तो हर कोई सुनना चाहता, हर कोई ऐसी अपेक्षा रखता है, और हमारे दर्शक जो आपको देख रहे होंगे बड़ी दुआएं दे रहे होंगे, चलिए आपकी बात कम से कम पहुंच तो जाए वित्त मंत्रालय तक, चूँकि ये अपेक्षा हर बजट में की जाती है और बजट के बाद कई बार लोगों को निराशा भी हाथ लगती। इनकम टैक्स के अलावा कई लोगों की डिमांड थी कि हाउसिंग सब्सिडी को फिर से रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। वो आ गई है। पीएमएवाई स्कीम के अंदर 20,000 करोड़ पर ईयर उन्होंने 3 साल तक राहत दी है। 1 करोड़ घर पर 1.5% ब्याज का राहत वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में मिल जाएगा। खाली एक सेक्टर है जो इंटरेस्ट डिडक्शन है, वो 2 लाख रुपया ऊपर अटका हुआ है 10 साल से, वो शायद उनको 5 लाख करने की आवश्यकता है, पर 2 से 4, 3-4 लाख भी कर दें तो अच्छी बात रहेगी।